बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कृपया सादर स्थान ग्रहण करें। अब मध्य प्रदेश गान होगा। मध्य प्रदेश गान। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है।
माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मध्य प्रदेश के चिकित्सक क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के सेवा सम्मान कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी कोरोना योद्धाओं के शाब्दिक स्वागत के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश श्री निशांत वरवड़े जी। नर सेवा ही नारायण सेवा को आत्मसात करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षी द्वय माननीय मंत्रीगण श्री विश्वास सारंग जी एवं श्री प्रभुराम चौधरी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य श्री सुलेमान साहब, लिंग से जुड़े समस्त हमारे 52 जिले के चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धा, लिंग से जुड़े हमारे 13 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय, नर्सिंग स्कूल्स एवं समस्त 1 लाख से अधिक लिंक के माध्यम और वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े प्रदेश के गणमान्य नागरिक, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी जब 2020 के मार्च के माह में यहाँ पर आई तो उस संकट से उबरने के लिए हमारे चिकित्सा क्षेत्र के सभी संवर्ग के, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो स्टाफ नर्स हों, चाहे पेडियोलॉजिस्ट हों, चाहे वो आशा हों, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हों, चाहे वो हमारे स्वच्छता कर्मी हों, चाहे वो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हों, सभी लोगों ने एक एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल किया और प्रदेश की जनता को स्वस्थ करने में, प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने में बहुत अपना एक सराहनीय योगदान दिया। उन्हीं के सम्मान में और उन्हीं के संवाद के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री निशांत वरवड़े जी, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो हमें तोड़ सकती थी, लेकिन कोरोना योद्धाओं के समर्पण ने ऐसा कुछ किया कि इसने हमें जोड़ दिया और करीब ला दिया। आज के कार्यक्रम का परिचय देने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मोहम्मद सुलेमान साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उपस्थित सभी आदरणीय साथियों, आज बहुत ही अच्छा दिन है। पिछले 6 महीने से स्वास्थ्य क्षेत्र के लाखों लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, जो अपनी तरह का पहला बहुत सालों में हम लोग को ये महामारी इस तरह का अवसर देखने को मिला है। उस चुनौती का सामना कर रहे आप सब लोग पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने आज का दिन आप सब लोग का सम्मान करने के लिए और आपके प्रति आभार जताने के लिए चुना है। ये हम सब लोग के लिए बड़ी गौरव की बात है। 2 बातें हैं आज के दिन मुझे जो आपके साथ शेयर करनी है। आज वो दिन है जब मध्य प्रदेश में कोरोना से, आपकी मेहनतों से वो लोग जो कोरोना से मुक्ति पा चुके, उनकी संख्या 1 लाख पार हो गई है। आज हमारे रिकवर्ड केसेस 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और हमारा रिकवरी रेट जिसको हम लोग काउंट करते हैं, पहली बार आज हमारा रिकवरी रेट 80% को टच किया है। आप सब लोग की मेहनत से ये हो पाया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोरोना से प्रभावित हुए, लेकिन एक दिन भी उन्होंने अपने कर्तव्य से दूरी नहीं करी। जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब भी प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे और हर वो चीज़ करते रहे जिसको करने की ज़रूरत थी। इतनी कमिटमेंट उन्होंने इस कोरोना लड़ाई के प्रति दिखाई है। आप सब जानते हैं कि कोई भी संघर्ष जो है बिना पैसे के नहीं जीता जाता। मुझे आपको ये बताते भी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में अब तक कोरोना के बैटल में किसी तरह से पैसे की कोई कमी नहीं होने दी। अभी भी हम लोग
अभी भी हम सबका फ्री इलाज करने का ऑफ़र सबको देते हैं, सबका फ्री टेस्ट करने का ऑफ़र सबको देते हैं। वो अलग बात है अगर कोई प्राइवेट खर्चे पे अपना इलाज कराना चाहे, लेकिन सरकार ने हर चीज़ निःशुल्क आपको करके दी है। एक बात मैं भोपाल के बारे में सर आपके संज्ञान में और लाना चाहूँगा। हमने अभी भोपाल में मेडिकल कॉलेज के सहयोग से, एनसीडीसी के सहयोग से एक सेरो सर्विलेंस स्टडी कराई। लगभग 8,000 लोगों के सैंपल लेके ये पता लगाने की कोशिश करी कि कितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। भोपाल के लिए ये फिगर लगभग 18% से थोड़ा ज़्यादा आ रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि ये बीमारी का स्कोप कितना बड़ा है। मतलब लगभग 18% लोग ऐसे हैं जो पीड़ित होकर और जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं। और इससे ये भी दिखता है कि आगे की चुनौती अभी कितने दिन और चलने वाली है, ताकि जो लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी की बातें, उसमें एक बहुत लंबी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग के लाखों लोगों ने जो अब तक मेहनत करी है, मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे आप लोग के साथ काम करने का अवसर मिला इस महामारी के समय में। मुझे पूरा यकीन है आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम के बाद दुगने उत्साह से अपने कर्तव्य की ओर, उसको पूरा करने की ओर लगे रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहम्मद सुलेमान साहब। कुछ इत्तेफाक है, कुछ कामों के प्रति समर्पण है कि मंच पर मौजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो दोनों मंत्री हैं वो भी कोरोना का दंश झेल चुके हैं, रिकवर करने के बाद आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। मैं बहुत आदर के साथ माननीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आएँ और अपनी बात कहें। आज कोरोना योद्धा सेवा सम्मान कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज जी चौहान साहब, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विश्वास जी सारंग जी, अपर मुख्य सचिव सुलेमान जी, सभी स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे कोरोना योद्धा और सभी डॉक्टर और हमारी बहनें जो ऊपर बैठी हुई हैं, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी श्री विश्वास जी ने इसमें पूरी पहल करके इस कार्यक्रम को मूल रूप दिया। जैसा कि चिकित्सा शिक्षा के हमारे संचालक जी बता रहे थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11/3/2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। मध्य प्रदेश में इस रोग का प्रथम संक्रमण 2020 में प्रतिवेदित हुआ, जिसके बाद से इसे जन स्वास्थ्य आपदा के प्रभावी नियंत्रण के लिए शासन सतत प्रयासरत किए जा रहे हैं। बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की प्रदायगी हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। व्यक्तियों को तुरंत पहचान, आइसोलेशन, जांच, उपचार सुनिश्चित कर कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को शासन द्वारा रोकने के सुदृढ़ उपाय किए जा रहे हैं। अभी जैसा सुलेमान जी ने बताया कि हमारे प्रदेश में अभी तक जो 1,24,000
केस पॉजिटिव हुए, उसमें से 1 लाख लोग पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं और अभी 22,000 सक्रिय मरीज हैं। 2,252 की मृत्यु हुई, जो कि मृत्यु दर लगभग 1.8 है। अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। प्रदेश में जो जांच क्षमता पहले थी, जब हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शपथ लेकर पदभार किया, उस समय मात्र 600 की कैपेसिटी थी जो हम मध्य प्रदेश में टेस्ट कर सकते थे। लेकिन आज हम एक दिन में लगभग 30,000 तक जांच की क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है। अप्रैल में जहां ऑक्सीजन बेड की संख्या मात्र 230 थी, वहीं आज 7,921 बेड्स उपलब्ध हैं। इस प्रकार आईसीयू बेड्स की संख्या 2020 में उपलब्ध 537 बेड थे, जो आज 2,178 आईसीयू बेड की उपलब्धता है। 31 अक्टूबर 2020 तक यह क्षमता कुल 36,820 बेड करने हेतु शासन द्वारा दृढ़ संकल्प है, जिनमें ऑक्सीजन के 24,560 सामान्य बेड, 10,056 ऑक्सीजन बेड तथा 2,204 वेंटिलेटर युक्त बेड होंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 72,191 ग्रामीण और शहरी आशा सहयोगिनी, 62,808 अधिकारी कर्मचारी कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विगत 6 माह से अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं इस सभी की सेवा भाव को नमन करता हूँ। प्रदेश में आज 716 फीवर क्लिनिक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के बाद से यहाँ संचालित की जा रही हैं, जहाँ बुखार, सर्दी, खांसी रोगियों का लक्षण अनुरूप उपचार तथा कोविड-19 के जांच के नमूने लिए जा रहे हैं। फीवर क्लिनिक्स में अब तक 4,45,100 सैंपल संग्रहण किए गए हैं, जिनमें 47,247 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। तो आज मैं रोगियों के उपचार हेतु ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। पूरे प्रयास, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां प्रतिदिन इस कोरोना महामारी की सारे काम छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, और आप सब समझते हैं कि आज की तारीख तक भी बजट का अभाव नहीं आने दिया, चाहे कहीं से भी किसी दूसरे जगहों से कटौती करके। और आज भी पूरे मध्य प्रदेश के सभी कोरोना के पेशेंट्स का फ्री ऑफ कास्ट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज मैं आप सब कोरोना योद्धाओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मेहनत की है, और मैं तो इस बीमारी से खुद ग्रस्त रहा। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मेरी तो स्थिति काफ़ी थोड़ी गंभीर भी हो गई थी। 15 दिन तक मुझे ऑक्सीजन लगा रहा। इसके पहले मैं पीपी किट पहनकर पेशेंटों के पास भी गया। काफ़ी लोगों ने मुझे रोका भी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब मेरे डॉक्टर साथी अगर इस महामारी में लोगों के लिए अपनी जान जोखिम डालकर पेशेंटों को देख रहे हैं, तो मैं भी उसी बिरादरी का एक डॉक्टर हूँ। मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मुझे भी पेशेंटों के बीच में जाना चाहिए, चाहे सागर हो, चाहे रायसेन हो, चाहे भोपाल हो, अन्य जगह पर हमने प्रयास किया है। और हम उम्मीद करते हैं
के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां इस महामारी से हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे और अनेक हमारे साथी इससे हमारे डॉक्टर और अन्य जो कोरोना योद्धा भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। लेकिन आज मैं आप सबका हृदय से सम्मान करना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पूरा 24 घंटे की सेवाएं आप लोग दे रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश इस कोरोना की लड़ाई को निश्चित रूप से जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश। अब आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और सही मायने में जिन्होंने कोरोना को भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्हीं की दृढ़ संकल्प की शक्ति के कारण जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, मैं वहां पर था राजभवन में, और उसके बाद सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी सेक्रेटरीएट गए, वल्लभ भवन गए। कोई स्वागत नहीं, कोई गुलदस्ता नहीं, कोई बुके नहीं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी बात की चिंता की तो उन्होंने इसी बात की चिंता की कि मेरे प्रदेश में कोरोना का जो विस्तार हो रहा है उसका निदान करना है, उसको रोकना है। इसलिए जब यहाँ पर मध्य प्रदेश गान हो रहा था, उसकी पहली लाइन है, सुख का दाता दुख का साथी मेरा मध्य प्रदेश है। तो सही मायने में मध्य प्रदेश ने के गान को चरितार्थ करने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हम सबके स्वास्थ्य मंत्री, मजाक हो रहा था कि मुख्यमंत्री जी के सदस्य यदि उनकी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री जी को फॉलो करना चाहिए हर हिसाब से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम दोनों ने तो आपको फॉलो किया, आप यदि कोरोना से पीड़ित हुए तो हम दोनों भी हुए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, जो स्वयं डॉक्टर हैं, हमारे इस पूरी लड़ाई में मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है इस मंच से कि इस कोरोना के युद्ध में बहुत ताकत के साथ, बहुत सुव्यवस्था के साथ पूरी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने वाले हमारे एसीएस मोहम्मद सुलेमान साहब, हमारे निशांत बड़बड़े जी, संजय जी, छवि जी, सनोनी जी, हमारी डीएमई मैडम, लोकेन जी मुझे दिख रहे हैं क्योंकि प्रदेश का पूरा भार इनके हाथ में है। ऐसे सभी यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर्स, आज हम सब आपको सम्मानित करते हुए स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सही मायने में ये बड़ी महामारी है और मुझे याद है जब इसके बारे में चर्चा होती थी तो हिंदुस्तान में क्या होगा, कैसे होगा, 137 करोड़ का ये देश इस महामारी को कैसे झेल पाएगा। पर इस मंच से मैं माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस महामारी में भी देश को और प्रदेश को पूरी तरह से इसके लिए तैयार करने की पूरी तैयारी की। और उसी का परिणाम है, जब हम शुरू हुए थे तो हम देश में तीसरे स्थान पर थे। देश में यदि कोरोना की विकट स्थिति की चर्चा होती थी तो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का नाम तीसरे स्थान पर आता था। पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और आप सब लोगों के प्रयास के कारण हम 16वें स्थान पर आए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी हमारी तैयारी का परिणाम है। भाई और साथियों, मैं मानता हूं कि भगवान हम सबको नियत करके जन्म देता है। हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा काम क्या होगा। मैंने अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी के पीछे लिखा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा मानना है कि इट इज ऑल प्रिस्क्राइब। जैसे डॉक्टर्स अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि किस दवा में क्या, किस बीमारी में क्या दवा दी जाएगी, उसी तरह भगवान ने हम सबको उस स्थान पर यदि पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये लिखकर भेजा है कि कौन कहाँ होगा। और मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा यदि भगवान ने भाग्य किसी को दिया है तो वो आप डॉक्टर्स को दिया है, चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को दिया है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नीचे का स्टाफ हो, क्योंकि आप लोगों की जान बचाते हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश था हम सबको
कि वो लोग जो लगातार 6 महीने से इस कोरोना के भीषण संकट में अपनी जान को जोखिम में डालकर पीपीई किट पहनकर, यहाँ 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर ज्ञानेश्वर और डॉक्टर कृष्णा। मैं जब चिरायु में था तो ये दोनों मुझे पीपीई किट पहन के मेरा इलाज करने आते थे। आज ये बहुत देर से जब मैं यहाँ आया तो नमस्कार कर रहे थे, मैं पहचाना नहीं। जब आके उन्होंने नाम बताया, जब मुझे समझ में आया कि ये वही है, क्योंकि जब पीपीई किट पहनते समझ में नहीं आता। तो पीपीई किट पहनकर आपने अपने जान को जोखिम में डालकर हम सबकी जान बचाई है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र के सभी कोरोना योद्धाओं का यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान हो रहा है। और यह सम्मान केवल इसलिए नहीं है कि एक रस्म अदायगी हो, यह सही मायने में समाज का आपके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सबको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और हम केवल सर्टिफिकेट लेकर ये कार्यक्रम करके इतिश्री नहीं करेंगे, बल्कि आज हम नए संकल्प के साथ, नई प्रेरणा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ, नई चैतन्यता के साथ इस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे। भाइयों और साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जैसा सुलेमान साहब ने बताया, प्रभुराम चौधरी जी ने बताया, रोज डेली बात करना, डेली समीक्षा करना, वीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश पर निगरानी रखना। जब वो पीड़ित थे, जब कोरोना संकट में थे, तो चिरायु से भी उन्होंने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस और ध्यान दिया, और उसी का परिणाम निकला है कि आज हम बहुत ठीक स्थिति में हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको साधुवाद करता हूं, और परमपिता परमेश्वर से यह कामना करता हूं कि हम सबको इतनी शक्ति और इतनी सद्बुद्धि दे कि हम सब मिलकर इस भीषण समस्या से निदान पा सके। संकट भीषण है, अभी कोई बहुत आशा की किरण दिखती नहीं है, पर किसी ने कहा, एक किरण नूर की जुल्मात पर भारी होगी, रात उनकी है मगर सुबह हमारी होगी। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ये जंग जीतेंगे, ये कोरोना से हम पार पाएंगे। और हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में वो स्थिति पैदा करेंगे जो शायद देश में और राज्यों में उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी। मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा, सुलेमान साहब ने और प्रभुराम चौधरी जी ने बोला, हम लगातार हर हमारी व्यवस्था को एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चाहे बेड का मामला हो, चाहे हमारी ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो, चाहे हमारे ह्यूमन रिसोर्स का मामला हो। उस सबके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि हम मध्य प्रदेश में किसी भी स्तर पर कोरोना से किसी को पीड़ित नहीं होने देंगे। और आज का ये कार्यक्रम समाज को इस बात का संदेश देने का भी है कि हम सब मिलकर जो सरकार की एडवाइजरी है, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना हो, उसका सबका पालन करते हुए सबसे पहला लक्ष्य यही होगा कि हमें कोरोना का संक्रमण ना हो। हम ये संदेश लेकर जाएंगे। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत वंदन करता हूं कि उनके निर्देश पे आज पूरे प्रदेश में ये स्थिति बहुत अच्छे ढंग से बनी है। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मैं रोज रात में सोता हूं तो नज़ीर का एक शेर याद करके सोता हूं। नज़ीर ने कहा है कि कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नज़ीर, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नज़ीर, जब तू ना चल सके तो तेरी दास ना चले। हम रहे ना रहें, लोग हमें याद रखें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का हमें सेवा करना है। जर्मी बेंथम एक विलायत के एक बाहर के एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा है कि देयर आर ओनली 2 थिंग्स, पेन एंड प्लेजर। दुनिया में केवल 2 चीजें हैं, या तो दुख है या सुख है। अब हमें सुख किस चीज से मिलता है? और आप सबको सुख मिलता है मानव, जो पीड़ित मानव है उसकी सेवा का। इस जज्बे को हम बरकरार रखेंगे। हम सब मिलकर इस जंग को पूरी सतर्कता के साथ, पूरी विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना हारेगा और हमारा समाज जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी। आपने ठीक ही कहा, और आपकी भावनाओं को ही आगे विस्तार देते हुए मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि यदि हम अपने कार्य पे ईमानदारी से समर्पित होकर काम करते हैं, सकारात्मकता आती है, सहजता आती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोरोना योद्धाओं से बात करेंगे तो बातचीत तो आप सुनेंगे ही, लेकिन जिनसे बात कर रहे हैं यदि आप उनके चेहरे के भाव पढ़ेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि ये सहजता क्यों आती है, कैसे आती है। हमें भी इसे ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के कोने कोने में मौजूद हमारे चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं से संवाद आरंभ करें। हम शुरुआत करने जा रहे हैं
सागर से, डॉक्टर मनीष जैन से। आप सहायक प्राध्यापक हैं मेडिसिन के। कोरोना काल में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में मरीजों को भर्ती कर उनके उपचार एवं सेवा में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने के सार्थक प्रयासों के चलते आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद आरंभ कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर मनीष जैन जी। कहते हैं जो दूसरों को मारे वो दुष्टात्मा, जो दूसरों को बचाए वो महात्मा, लेकिन अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के जो दूसरों को बचाए वो परमात्मा। तो आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं के साथ हम बैठे हुए हैं और उनसे ही मैं संवाद कर रहा हूं। संवाद कुछ मित्रों से होगा, लेकिन दिल का भाव यही है कि हमारा प्रणाम और हमारा आभार आप सबके लिए होगा। आज हम मनीष जी से बात प्रारंभ कर रहे हैं। मनीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मानी सुन रहा हूं मैं। नमस्कार, नमस्कार मुख्यमंत्री जी। कैसे हैं मनीष जी? मैं एकदम बढ़िया हूं। मनीष जी ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मरीजों को भर्ती करके उनकी उपचार, उनकी सेवा अपनी टीम के साथ करके उत्कृष्ट एवं बहुत सराहनीय काम किया है और लगातार इनके सार्थक प्रयास जारी है। मनीष जी, आपका स्वागत। नई नई बीमारी थी, उपचार भी पता नहीं था, डर भयानक था। अब तो डर कम हो गया है थोड़ा। ऐसे में पूछना चाहता हूं मनीष जी, आपके सामने जब इलाज प्रारंभ किया, कोरोना के नियंत्रण का काम प्रारंभ किया, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आई? माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो चुनौती यही आती थी कि हम अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करें। सबसे पहले तो जैसे बाकी सभी सामान्य जनमानस में असुरक्षा के भाव थे, हमारी टीम में कहीं ना कहीं असुरक्षा के भाव रहते थे। इसके लिए सबसे पहले जितने हमारे वरिष्ठ चिकित्सक उनने सब जाना शुरू किया, हॉस्पिटल में अंदर राउंड लेना शुरू किया। साथ में धीमे धीमे जितने भी हमारे अच्छा, जाते समय मनीष जी, एक मिनट टोक रहा हूँ, जाते समय का धक धक नहीं होता था कि गए तो क्या होगा? स्टार्टिंग में तो सर एक आध हफ्ते चला, फिर उसके बाद अब इतने दिन होने के बाद अब तो बिल्कुल नहीं लगता। अब तो पूरे सब एक साथ उतर जाते हैं, अब नहीं लगता ऐसा। पहले जरूर लगता था थोड़ा सा, अब नहीं लगता। आप अपनी एक और जो हम लोग को जो चुनौती आती थी सेकंड की, जिला प्रशासन, CMHO और मेडिकल कॉलेज, इनमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए तो हम लोगों ने सब तीनों को कोऑर्डिनेट करके, हमारे कलेक्टर साहब ने, हमारे CMHO साहब ने, सभी मिलकर, डीन साहब ने सभी मिलकर कोऑर्डिनेट वे में काम किया कि हर चीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके हो, ताकि जो जैसे हम सब सोच रहे हैं तीनों जन एक ही फॉर्म में सोचे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बार बार हम लोग जो मीटिंग करते थे, तो जो भी मैसेज जाए, चाहे पॉलिटिशियन, MLA साहब या जिसके थ्रू भी जो मैसेज जाए, तो पूरे पब्लिक में एक जैसा मैसेज जाए। इससे हम लोगों ने जनता के कहीं ना कहीं काफी हद तक विश्वास जीतने में यहाँ पे मदद मिली। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना की भयावहता, पॉजिटिव पेशेंट्स की बढ़ती संख्या और उसमें उनके परिजनों की जो मानसिक स्थिति, उसके कारण उनकी बात, उनके फोन, ऐसे में कैसे मनोबल आपने अपना और अपने साथियों का बनाए रखा? इस बीमारी में सबसे बाकी बीमारियों से सबसे अलग एक चीज देखने में मिल रही है कि बाकी बीमारी में तो उनके परिजन उनके साथ रह पाते हैं। ये बाकी बीमारी से डिफरेंट बीमारी इसलिए है कि इसमें उनके परिजन नहीं रह पाते। शायद ये आपने भी फील किया होगा जब आप एडमिट हो गए कि थोड़े से परिजन अगर रहें या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा साथ में रहे, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कोई भी पेशेंट को, तो मुझे लगता है वो उसके परिजन ही देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत हद तक डीन सर ने सब चीजें शुरू करके एक हेल्प डेस्क शुरू करी, वीडियो कॉलिंग की, जितने भी पेशेंट हैं उनके परिजनों को दिखाने के लिए हर बेड पे जाके उनकी वीडियो कॉलिंग शुरू करी। जितने भी हमारे यहाँ पे कलेक्टर सर, कमिश्नर सर, वो भी फ्रिक्वेंटली उनसे वीडियो कॉल करके उनको मोटिवेट करते, उनसे बात करने की कोशिश करते और उनको समझाने की कोशिश करते कि आप सही हैं। और साथ में जो परिजन, इसमें सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि परिजन सामने मरीज नहीं देख रहे रहते, तो उनके मन में बहुत सारी उत्सुकता रहती है, बहुत सारे उनके क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोगों ने भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना के कि जितने परिजन हैं, हमारे डॉक्टर जो ड्यूटी अराउंड लेके आ रहे हैं, तो पूरे जितने भी 40 पेशेंट अगर एडमिट है तो उनके परिजनों से इंडिविजुअली बात करते हैं, उनके 1-to-1 मरीजों के बारे में बताते हैं कि आपके पेशेंट की पोजीशन कैसी है, कैसा है पेशेंट अभी।
अब आपको क्या लग रहा है इस जंक्शन पे जब पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि आज सुलेमान जी ने कुछ सकारात्मक संकेत भी दिए हैं और कुछ दिनों से हम 22,000 23,000 पर रुके हुए हैं, 22,000 के आसपास है हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या, लेकिन फिर भी जब इसका कोई ठिकाना नहीं है कि बीमारी कब खत्म होगी, तब कैसा लगता है इलाज करते हुए और मन में क्या भाव आते हैं? मन में भाव तो यही रहते हैं कि जो भी अपने से बेस्ट बने, स्पेशली जो अभी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बेसिकली जो फर्टिलिटी पे फोकस है कि फर्टिलिटी पे कम करने के लिए कैसे अपन प्रयास करें। हम लोग ने मानिए जी यहाँ पे प्रॉपर जो सीनियर डॉक्टर हैं, पर्मोलॉजिस्ट है, उस पर एनेस्थेटिक है, जितने भी सिक पेशेंट है, जितने भी सीरियस पेशेंट है, उनके लिए अलग से डेली 1 घंटे वो लोग बैठ के पर पेशेंट इंडिविजुअली उनके वाइटल्स, उनके डेली रिपोर्ट्स सब मॉनिटरिंग करके कि कैसे भी फर्टिलिटी कम करी जाए। बेसिकली पॉजिटिविटी से तो पब्लिक में भी थोड़ा सा डर कम हो गया है, स्पेशली जो अपन ने होम आइसोलेशन आपने स्टार्ट करा है उससे काफ़ी हद तक एक भय भी खत्म होने लगा है, थोड़ा थोड़ा भय खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे मेजर कंसर्न फर्टिलिटी का है, तो फर्टिलिटी पे पूरा बैठ के और फर्टिलिटी पे फोकस करके यहाँ पे इवन अदर मेडिकल कॉलेज से जहाँ पे हम उनसे बात होती है तो फर्टिलिटी पे काफ़ी फोकस करके काम कर रहे हैं कि अगर हम फर्टिलिटी और कम कहीं कहीं और अपने जनमानस का इसमें विश्वास जीत पाएंगे, तो सबसे बड़ा फोकस हमारा फर्टिलिटी को लेकर है। चलिए आप सब मनीष जी और उनकी पूरी टीम का और सभी कोरोना योद्धाओं का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम भिंड चल रहे हैं, वहाँ पर CMHO डॉक्टर अजीत मिश्रा जी मौजूद हैं। भिंड थोड़ा एक सीमा वाला ज़िला है, आसपास के आने वाले लोगों से ज़्यादा संक्रमण ना आए उसकी व्यवस्था करनी थी, गंभीर जो मरीज़ थे उनके लिए ICU बेड्स की व्यवस्था करनी थी, आइसोलेशन वार्ड बनाने थे, इसके अलावा 24/7 स्क्रीनिंग करनी थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक्वायर करके उसको क्वारंटाइन के लिए फैसिलिटी डेवलप करनी थी। चौतरफा काम था और पूरे समर्पण भाव से डॉक्टर अजीत मिश्रा और उनकी टीम ने काम किया है। तो भिंड के हमारे कोरोना योद्धा और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर अजीत मिश्रा जी। अजीत जी सहित सभी कोरोना योद्धाओं का स्वागत। अजीत जी, भिंड में तो जबरदस्त क्षमता है, लोग साधारण तौर पे डरते भी नहीं है और कई बार ये भी उन्हें सोचा कि क्या करना है, कोरोना क्या कर लेगा। हम तो जब दुश्मन से सीमाओं पर लड़के जीत लेते हैं तो कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने कौन कौन सी चोरी, क्योंकि भिंड वो जिला है जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी आए और जब वो प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो उनका टेस्ट करना पड़ता था, उनमें से भी लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। मैं तो एक दिन का गवाह हूं और व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी नहीं। आप बताइए चुनौतियां कैसे आई, व्यवस्थाएं कैसे बनाई और भिंड जैसे जिले में व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आपने स्वास्थ्य सुविधाओं के मजबूतीकरण के लिए क्या क्या काम किया? सर गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अजीत मिश्रा, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिंड बोल रहा हूं। सर, मेरी सबसे बड़ी चुनौती जिले के अंदर, जैसा आपने बताया सर, विभिन्न हॉट स्पॉट से जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे सर, उनसे क्षेत्र के अंदर सामुदायिक संक्रमण फैलने की जो संभावना थी सर, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा जन सामान्य में कोविड-19 का एक भय व्याप्त था। चिकित्सालय में जो लोग काम कर रहे थे सर, उनके स्टाफ को स्वयं एवं स्वयं से उनके परिजनों में संक्रमण की आशंका थी। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी हमें जिले में सफल संचालन करना था सर। चुनौती क्या आई, मैं ये पूछ रहा हूँ। टेस्ट के समय सबने खुशी से टेस्ट करवाए, पहले तो घर घर टेस्ट कर रहे थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो, कौन कौन कॉन्टैक्ट में आए ये देखो, तो वैसे समय क्या महसूस हुआ आपको, हमारी टीम को, अमले को? सर, जिस समय माइग्रेशन शुरू हुआ सर, 1 लाख के करीब लोग भिंड के अंदर आए सर, तो जितने भी सीमावर्ती जिले थे, जितने भी सीमावर्ती हमारे नाके थे सर, हमने IITT रणनीति के माध्यम से जो आपने मैसेज दिया था सर, उसके माध्यम से हमने मेडिकल टीमों को लगाया और जितने संदिग्ध व्यक्ति थे सर, उनकी स्क्रीनिंग की। हमारी मेडिकल टीमों ने रात दिन एक करके उनको काम किया। जगह जगह पर हमने पंचायत लेवल पर एवं ब्लॉक लेवल पर क्वारंटीन सेंटरों को बनाकर उनको आइसोलेशन करने का कार्य किया गया सर। यह काम करते करते समय आप और साथ में बैठे साथीगण और बाकी भी पूरी टीम जिसने काम किया,
दो चिंताओं का आपको सामना करना होता है कोरोना में। सर एक, मरीज का ढंग से इलाज, और दूसरे स्वयं के बचाव की व्यवस्था, कि हम खुद ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं कि हम ही पॉजिटिव हो जाएं। और हम पॉजिटिव होने में अपना डर नहीं रहता, अपने डर के साथ साथ परिवार का डर कि हम अगर हो गए और हम पता ही नहीं चला 1-2 दिन और घर चले गए तो परिवार में बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा या पति का क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों में जब परिजन भी पूछते होंगे कि आज अस्पताल से आओ कितने पेशेंट देखे, तब अपना मनोबल और परिजनों की चिंता का समाधान कैसे किया? मैंने स्वयं जब कोविड-19 के मरीज भिंड जिले में बढ़े तो मैंने कोविड वार्डों में जाकर एज ए टीम लीडर सर मैंने सभी मरीजों की चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य अमले को साथ लेकर मैंने सुबह शाम दोनों टाइम राउंड लिया वार्डों में, जिससे हमारा जो स्वास्थ्य अमला था उसके जो है उत्साहवर्धन हुआ उसका। इसके अलावा उत्साहवर्धन के अलावा जिले की जो जनता थी संस्था के प्रति उनमें एक विश्वास का भाव जागृत हुआ था सर। इसके बाद देर रात तक जो हमारे कर्मचारी काम करते थे उनके साथ में स्वयं बैठकर सपोर्टिव सुपरविजन के साथ उनके मनोबल को बढ़ाता था सर। एक बात मैं केवल पूछ रहा हूँ कि घर में कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे घर में सर एक वाइफ है सर और एक फादर इन लॉ रहते हैं जो हाई रिस्क में है सर, 87 ईयर्स ओल्ड है। तो जब आप जाते थे तो कभी पूछा नहीं कि कितने पेशेंट देख के आए हो और अब हमारा क्या होगा, या कहाँ डॉक्टर बने हो कोरोना के टाइम में, छोड़ो छाड़ो कुछ और करो? सर 6 महीने से मैं जो है घर में आइसोलेट होकर रह रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हाई रिस्क में है तो मैं उनके कमरे में तो गए नहीं हूँ 6 महीने से सर। और मैं आइसोलेट होकर जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करता हूँ सर, डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ सर। चलिए स्वागत कीजिए डॉक्टर अजीत जी का। और अजीत जी का नहीं, आप सब डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ्स का और कोरोना में लगे हुए बाकी सब साथियों का। कोरोना ऐसी महामारी की जिसने अपनों को दूर कर दिया और 6-6 महीने हो गए अपनों से मिल नहीं पाए। ये समर्पण की अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है और इस मिसाल प्रस्तुत करने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, उनको प्रणाम। अगला ना सर, अब हम इंदौर चल रहे हैं सर। अंशुल मिश्रा जी से हम बात करेंगे। आप डॉक्टर अंशुल मिश्रा एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और जिस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया उसी दिन से ये लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना में आंकड़ों का जो अद्यतन किया जाना और उसका विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने इंदौर जैसे शहर में स्थितियों को सामान्य की तरफ ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इंदौर का प्रतिनिधित्व अंशुल मिश्रा जी द्वारा, लेकिन सभी कोरोना योद्धा आपसे मुखातिब हैं सर। अंशुल नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो बेटी, आप ठीक हो? जी सर। अपने काम को कोरोना जैसी अच्छा, इंदौर तो ऐसा शहर था जहां सबसे ज़्यादा फैलाव कोरोना का हुआ। प्रारंभ 1 पेशेंट मिला हमको जबलपुर में, लेकिन उसके बाद सबसे तेजी से कोरोना फैला तो इंदौर में। ऐसी परिस्थितियों में अपने कोरोना वॉरियर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने मित्रों के साथ आपका काम थोड़ी अलग तरह का था। कैसे आपने किया? सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रदेश के सभी एपिडेमियोलॉजिस्ट को प्रदर्शित करने का सौभाग्य दिया। सर हम आईडीएसपी शाखा के अंदर एपिडेमियोलॉजिस्ट के पद पर हैं, जिसका मूल कार्य सर जिला की महामारी पे डेटा पर नियंत्रण करना है। सर जितना भी हमारा डेटा रहता है, सर्वे टीम्स, हमारी एमएमयू टीम्स, सबके सहयोग से सर हमने वो डेटा को शुरू में काफ़ी हमारे साथ चुनौतियाँ रही, लेकिन उसके बाद सर धीरे धीरे हमने उसको संभाल कर उस डेटा के ऊपर अवलोकन कर प्रस्तुत किया, जिससे कि उचित रणनीति बनाने में प्रयास है। कितने घंटे काम करना पड़ा? सर 10-11 घंटे सर, कम से कम सर रोज के जाते हैं। 10-11 घंटे। अच्छा, ये जब डेटा आप संग्रह करते थे, संकलित करते थे, तो करते करते संख्या देखते होंगे तो मन में क्या भाव आते थे? सर
शुरुआत में तो डर भी था, क्योंकि हमेशा सिर्फ पढ़ाई की इस चीज़ की कि अगर कोई महामारी आती है तो ये करना चाहिए, ऐसे देख करना चाहिए, लेकिन कभी इस चीज़ से डील नहीं किया, ना कभी सुना कि इसके साथ करना क्या चाहिए। तो सर जब पहली बार इसके साथ में ये हुआ कि इतने इंदौर जैसे शहर में जब तेज़ी से पूरे विश्व में फैल रहा था, तो इंदौर में भी उसी संख्या में बढ़ रहा था कोरोना। तो सर शुरू में तो ऐसा लगता था कि इस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकेगा, लेकिन प्रशासनिक विभाग, बाकी अन्य सभी विभागों, मैदानी कार्यकर्ताओं, सभी के सहयोग से सर धीरे धीरे इस चीज़ में हम लोगों ने अपने प्रयास जारी रखे। अब क्या संकल्प है मन में? सर संकल्प सिर्फ यही है कि हम जल्द से जल्द इस जंग से जीत जाएं और हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त हो जाए। चलिए अंशुल का स्वागत कीजिए, आपका और आपकी पूरी टीम का अभिनंदन। अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। डॉक्टर अंशुल मिश्रा इंदौर से थी। हम इंदौर में ही रहेंगे और जैसा कि निवेदन किया कि कोरोना योद्धा जो हैं हमारे, वो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ है। तो हमारी अगली कोरोना योद्धा हैं सुश्री जयश्री कुलकर्णी जी। आप नर्सिंग स्टाफ हैं, इंदौर से हैं। आपके द्वारा कोरोना काल में मरीजों के उपचार में उत्कृष्ट सेवाएं दी गई हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सिर्फ आपने ही नहीं, सभी जो नर्सिंग स्टाफ से जुड़े लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने ऐसा किया है। उनके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आभार भी व्यक्त करेंगे। तो आपके द्वारा जारी जो सतत मरीजों की सेवा है, उसके साथ आप उपस्थित हैं इंदौर से। जयश्री बेटी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हो, ठीक हो आप? जी सर। अच्छा, डॉक्टर तो पेशेंट्स को देखते हैं और देख के फिर चले जाते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स को देखना होता है। नर्स को भी, नर्सिंग स्टाफ को भी कई पेशेंट्स को देखना होता है। लेकिन जितने क्लोज कांटेक्ट में दवाई देना और बाकी सारी चीज़ों की चिंता करना, नर्सिंग स्टाफ आता है, शायद डॉक्टर भी उतने क्लोज कांटेक्ट में नहीं आते। ऐसे में जब कोरोना जैसी बीमारी थी, तो नर्सिंग का काम करते करते आपको, आपकी टीम को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर सबसे पहले तो जो कोरोना के पेशेंट रहते हैं, उनको ये डर रहता है कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम जीवित वापस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को उनके उस डर को दूर करना था कि आप इस हॉस्पिटल में आए हैं। और हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में, सर आज के सरकारी हॉस्पिटल में सभी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है हमारे को। और हमारे साथ हमारे सीनियर्स टीम, डॉक्टर्स की टीम रहती है 24 घंटे, जो पेशेंट के ऊपर मॉनिटर करती है। तो पेशेंट को दवाई के साथ उनका यानी जो उनके जो विचार रहते हैं, उसको भी हमको ठीक करना पड़ता है, यानी अच्छा माहौल देना पड़ता है, पारिवारिक माहौल। सर आपको डर नहीं लगा जब शुरू में, जब कोरोना के बारे में जिस तरह की चीज़ थी, कोरोना किसी को हो गया तो माहौल ये था कि पूरा का पूरा परिवार तो चिंतित होता ही था, गांव मोहल्ला वो चिंतित हो जाता था। और मुझे पता, पहली बार जब कोरोना पेशेंट ठीक होके आए तो मोहल्ले के लोगों ने रहने नहीं दिया था एक जगह। ये हालत तक हो गई थी, भगो इनको तो कोरोना हो गया। वैसी स्थिति में आप लोगों को डर नहीं लगा शुरू में? सर शुरू में 7-8 दिन डर लगा था। जब हम हॉस्पिटल से घर जाते थे तो परिवार के सदस्यों के साथ में आसपास के लोगों ने हमसे दूरियां बढ़ाना चालू कर दी थी। पर जब हमने उनको समझाया कि हम जो प्रोटोकॉल है कोरोना के, इसमें हमारे को बार बार हाथ धोना, आइसोलेशन में रहना, सैनिटाइज करना, इसको हम पूरा पालन कर रहे हैं। और सर उसी का कारण है कि आज ड्यूटी करते हुए मार्च से लेके अभी तक 6 महीने हो गए हैं और मैं पॉजिटिव नहीं हुई हूँ, पॉजिटिव पेशेंट के बीच में काम करते हुए। चलिए बहुत बढ़िया, आप पॉजिटिव कभी ना हो, आप सकारात्मक रहें। थैंक यू सर। एक बात और आपसे पूछनी थी कि ये तो नई बीमारी है, आज तक पूरा इलाज भी पता नहीं, प्रोटोकॉल भी लगातार बदल रहा है। अब ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, लगातार ICMR के दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। क्योंकि जो नॉन पहले से बीमारियां, उनका तो हमको पता है कि टीबी में क्या सावधानी रखनी है या कैंसर में क्या सावधानी रखनी है, इसका तो अभी भगवान ही मालिक है क्या है ये। ऐसे में जब रोज प्रोटोकॉल बदलते रहते हैं और नए नए दिशा निर्देश आते रहते हैं, तो प्रोटोकॉल का पालन करना, दिशा निर्देशों का पालन करना, ये कैसे कर पाते हैं? अजीब सा नहीं लगता कि आज ये कह दिया और 10 दिन बाद कह दिया नहीं अब नहीं ये करो? कभी कोई सी दवाई बता दी, वो कौन सी सबसे पहले कौन सी आई थी जो मुझे भी खिलाती थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसके लिए ट्रम्प साहब ने भी हम हल्ला मचा दिया था कि मोदी साहब भेजो भेजो भेजो।
और बाद में फिर पता नहीं ये इंजेक्शन दो और ये एक अलग दवाई आ गई, अलग अलग चीजें चलती रहती है। तो ऐसे में कैसा काम का अनुभव है? सर सबसे पहले तो अपनी नियमित दिनचर्या को नियमित रखा, जिसमें योगा प्राणायाम वगैरह और हेल्थी डाइट हमने स्वयं के लिए ली, क्योंकि हम अपने आप को बचाएंगे तभी हम दूसरों को बचा पाएंगे। और हम लोगों को जो भी अभी ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर या बाईपेप वगैरह जो भी आधुनिक उपकरण आ रहे हैं सरकार के द्वारा और हमारे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा हमको प्रदान किए जा रहे हैं, उससे हमको दिन प्रतिदिन ट्रेनिंग दी जाती है सर। ड्यूटी आवर्स के बाद हमारे को फॉलोअप लिया जाता है, हमारे डीन मैडम, हमारे सीनियर्स डॉक्टर, और हमारे को यानी कभी ये नहीं लगा कि हम अकेले ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी एक पूरी टीम, एक परिवार के मुखिया और पूरे परिवार के सदस्यों की तरह हम उस हॉस्पिटल के माहौल को रखते हैं सर, जिससे कि हमारे पेशेंट रिकवरी रेट बढ़ता है और हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी 7 से 8 दिन में ठीक होकर अपने घर जाता है सर। चलिए, बहुत बहुत आपका आभार इन कठिन परिस्थितियों में। और नर्सिंग जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उसने अद्भुत समर्पण दिखाया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सही कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारे कोरोना योद्धाओं का संसार बृहद से बृहत्तर बनाता है। इसमें फार्मासिस्ट हैं, डेटा मैनेजर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, एएनएम्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, शवगृह में जो सहायक होते हैं वो हैं। तमाम लाख से ज़्यादा कोरोना योद्धाओं से आप इस समय मुखातिब हैं। हम इंदौर में ही रहेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे सुश्री अपूर्वा तिवारी जी से, जो कि एक डेटा मैनेजर हैं। अपूर्वा तिवारी जी। अपूर्वा, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? यस सर। आप अपने इस महामारी के बारे में काम करते करते क्या अनुभव आए, बताइए। सर्वप्रथम श्रीमान को नमस्ते, धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। इतने बड़े मंच पर मेरा उत्साहवर्धन किया जा रहा है। और जैसा कि हम सबको पता बेटी, है ये कि अकेले और बेटी अकेले आपका उत्साहवर्धन नहीं है, आपके समान काम करने वाली हजारों बेटियों का और बेटों का उत्साहवर्धन है। सर, मैं सभी की तरफ से धन्यवाद कर रही हूँ। सुनाइए। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना महामारी में मुख्य रूप से चिकित्सकों का योगदान होता है, पर मैंने जो भी मेरी टेक्निकल एजुकेशन की थी उससे मुझे पता चला कि हम लोग अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर भी नियंत्रण कर सकते हैं। डेटा के संधारण में सर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी रेट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, इन सब का डेटा पोर्टल पर चढ़ाकर हम किस तरीके से एनालाइज करके रणनीतियां बना सकते हैं कि हम कोरोना को मात दे पाएं। अब लंबी चलने वाली बीमारी है ये, अभी तक इलाज का ठिकाना नहीं है, तो ऐसे समय आप क्या सोचते हैं? सर, अभी तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें हमारे जिले में उपस्थित जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनसे डेटा लेना और एक एनालिसिस करना कि कितना समय मरीज को लग रहा है रिकवर होने में, या हमारा फैटेलिटी मोर्टेलिटी रेट कितना है, उसका टूल्स के थ्रू एनालाइज करना उसको। सर, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि आपका काम भी बीमारी को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। रोज उसी के आधार पर हम अपनी रणनीति बनाते हैं। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम ग्वालियर में दीपक बाथम जी से बात करेंगे। आप लैब टेक्नीशियन हैं। आपने मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में वीआरडीएफ लैब के चालू होने के बाद से ही लैब में कैपेसिटी कम होने के बावजूद उसे सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। सैंपल की स्क्रीनिंग अच्छी तरीके से करके दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। लैब टेक्नीशियन ग्वालियर श्री दीपक बाथम जी। दीपक जी नमस्कार, कैसे हो? सर नमस्ते सर। अच्छा, ये टेस्ट कर करके इतने दिन में बोर तो नहीं हो गए कि रोज सैंपल आना निकालना फिर टेस्ट करना? नहीं सर। कैसा लगा जब शुरू में ये सैंपल आई? सैंपल तो एकदम बारूद का ढेर जैसा है कि देखो और टेस्ट करो, तो ऐसा नहीं कि अपन कोई चिपक जाए। नहीं सर, शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जो वहाँ के जो सुपीरियर वगैरह हैं वो मतलब मोटिवेट करते रहते हैं सर। और वहाँ की जो हमारी जो टीम है सर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब किसी ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही नेगेटिविटी वाली, मतलब सबने सबको मोटिवेट करते रहते हैं।
जो हमारे सर हैं मिश्रा सर और ऋषिका मैम, तो इससे हम सर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अजय सैंपल मतलब जब सैंपल का तो ये है, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर सैंपल का तो ये है कि सर हमें पता नहीं होता था सर कितने सैंपल आना है आज से हमको, तो वो सैंपल कहो तो 3000 सैंपल 4000 सैंपल सर हमने हाईएस्ट 3900 किए हैं सर एक दिन में। अच्छा 3200 करने में कितने घंटे लगे आपको? सर मतलब ये था कि इवनिंग में सैंपल रिसीव हुए हैं और 3 या 4 बजे के आसपास हमारी रिपोर्ट फाइनल हो जाती थी। इवनिंग में आपने रिसीव किया और 3 और 4 बजे मतलब सवेरे 3-4 बजे? नहीं सर दिन में, दूसरे दिन। अच्छा दूसरे दिन, तो कितने घंटे काम करना पड़ा इसमें? सर 12 से 14 घंटे सर सब लोग काम करते हैं सर, 24 आवर्स लैब ओपन है सर। अच्छा सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। सैंपल का मतलब तो सीधे सीधे जो सैंपल पॉजिटिव पेशेंट्स का है तो उसका मतलब तो वायरस उसके अंदर है, तो उस समय सावधानी क्या क्या रखनी पड़ती है जिससे ऐसा ना हो कि संक्रमण? सर हम लोग पीपी किट, हाँ पीपी किट, N95 मास्क और ग्लव्स, डबल ग्लव्स सर यूज करते थे। और मास्क N95 के ऊपर सर्जिकल मास्क भी लगा कर रखते थे। और ये जो सैंपल्स वगैरह हम डीप करते थे सर, जो लेबलिंग वगैरह जो लेमिनार होता है सर, बायोमेडिकल लेमिनार सर, उसमें ओपन करके लेबलिंग करते थे। कोई टेस्ट करते समय संक्रमित तो नहीं हुआ आपकी टीम का सदस्य? नहीं सर। चलिए ये बहुत अच्छा है। मैं ये और जानना चाहता हूँ कि शुरू में तो हमारे पास लैब थी नहीं, बहुत कम लैब थी, जैसा अभी मंत्री जी ने भी बताया कि शुरू में तो क्या था हमारे पास कुछ थे नहीं, 60 टेस्ट हो रहे थे, बाद में लैब की संख्या बढ़ती चली गई। तो आपने जब शुरुआती दिनों में कितने RT-PCR टेस्ट किए और अब कितने हम कर रहे हैं? सर शुरुआत तो हमने 60-70 सैंपल पर डे के हिसाब से किया था, लेकिन अभी भी सर सैंपल थोड़े कम हुए हैं, तो 2100-2200 सैंपल अभी प्रोसेस हो रहे हैं सर। चलिए अब कितने भी सैंपल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है? नहीं सर। लैब की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया? सर लैब की क्षमता बढ़ाने के लिए सर स्टाफ मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर हम लोगों को अभी 4 नए लैब असिस्टेंट और क्या बोलते हैं साइंटिस्ट, ये लोग वो मिले हैं टीम को। अच्छा ट्रेनिंग कहाँ से लिया आपने टेस्ट करने की? क्योंकि ये टेस्ट तो अपनी तरह में एक पहली बार हो रहा था कोरोना का। ट्रेनिंग सर डिपार्टमेंट से ही मिली है सर, जो सीनियर्स वगैरह हैं सर उन लोगों ने सर हम लोगों को ट्रेनिंग दी है। बहुत अच्छे दीपक, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण इलाज है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पता चल जाए बीमारी है कि नहीं, और आप उस महत्वपूर्ण काम में लगे हैं। ऐसे सभी लैब असिस्टेंट और लैब से जुड़ी हुई जितनी टीम है उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और आप भी सब धन्यवाद दीजिए क्योंकि ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण। माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि ये कोरोना योद्धाओं का जो चक्र है ये बृहत्तर है, इसमें प्रशासकीय प्रयासों का बहुत बड़ा महत्व है। हम अब CEO जिला पंचायत देवास सुश्री शीतला पटले जी से मुखातिब हैं। शीतला पटले जी से आप बात करेंगे सर। ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि जिसमें केवल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वो तो लगे ही है, लेकिन हमारे पुलिस के साथी लगे रहे और कई तो काम करते करते चले गए, शहीद ही हो गए। हमारे रेवेन्यू के अधिकारी लगे रहे, तो उनमें से अभी शीतला पटले, मेरी आवाज सुन पा रही है क्या शीतला? शीतला जुड़ी हैं क्या हमसे? शायद जुड़ नहीं पाई। ये शीतला पटले CEO जिला पंचायत देवास है। हाँ जी सर। तो मेरी आवाज शायद वो नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन देवास में संक्रमण के दौरान रोज पॉजिटिव पेशेंट्स खोजना, टेस्ट होना, सावधानियां रखना, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, उसमें बहुत उत्कृष्ट काम किया है। तो शीतला जी के माध्यम से मैं ऐसे सभी साथी जो उनके समान इस महामारी के नियंत्रण में लगे थे उनको भी मैं बधाई देता हूं। हमसे जुड़ नहीं पा रही इसलिए उनसे हम बात नहीं कर पा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल के भी कोरोना योद्धा यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे कोरोना योद्धा हैं। GMC भोपाल से डॉक्टर लोकेंद्र दवे हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हैं। एक अगर कोई जबलपुर वाला जोड़ सके तो देखिए, कोई जोड़ सके जबलपुर। जी जबलपुर, आप लाइन पर आ सकते हैं। जबलपुर सर, हम कोशिश करते हैं तब तक यहाँ हॉल में मौजूद भोपाल से डॉक्टर लोकेंद्र दवे से आप बात कर लें सर। डॉक्टर लोकेंद्र दवे को अब लोकेंद्र जी से तो केवल बात नहीं करना,
लोकन जी, आप तो अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं मैं 24 तारीख से ही लगातार आपके संपर्क में हूं और कोरोना के दौरान लगभग रोज हमने समीक्षा बैठकें की और बीच बीच में लोकेंद्र जी को भी हम लोग लगातार साथ में जोड़े रहे, संपर्क में रहे, ऑनलाइन बात भी करते रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मैं इलाज के साथ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इस बीमारी का, महामारी में आगे करना क्या है और भविष्य क्या देखते हैं इसका, और सरकार को और जनता को क्या तैयारी करनी चाहिए? माइक दे दें। सर, माइक आपके बगल में सर, अपने जगह पे ही खड़े होकर बोल रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर नमस्कार सर, माइक सामने रख लीजिए सर, चालू हो गया। सभी चिकित्सक बंधुओं की तरफ से सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम करके सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और इसके लिए सर मैं सभी चिकित्सक बंधु मध्य प्रदेश के, उनकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आपने बोला सर कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी देर के लिए, हाँ थैंक यू सर, जैसा आपने बोला कि हम लोग मार्च से आपके नेतृत्व में सर लगातार प्रयास करते हुए मध्य प्रदेश में जनता को जो सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए उसमें विचार विमर्श करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ और सभी लोगों ने इसमें ज़बरदस्त तरीके से अपना जुझारूपन दिखाते हुए, अपने क्षमताओं से पूर्ण सहयोग करते हुए और समाज के लिए सेवा के भाव से अपना कार्य किया है। आगे हमें सर, आज मैं आपको सभी की तरफ से संकल्प लेकर और सभी की तरफ से सर मैं अश्योर करता हूं समाज को, शासन को, कि ये हमारी जो लड़ाई है ये इसी जुझारूपन से, इसी हमारी जो तैयारी है इसको आगे बढ़ाते हुए और हम लोग लगातार करते रहेंगे। अभी जैसा ACS सर ने बताया सर कि हम 15-18% या 20% के आसपास हमारी इम्यून जो हमारी सर्वे में आ रहा है, तो लड़ाई लंबी जारी रहेगी। लगभग ऐसा लगता है सर कि 60 से 70%, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आने में 60 से 70% आबादी अगर संक्रमित होती है उसके बाद जो तीव्रता है रोग की वो कम होगी। तो शायद हो सकता है ये लंबी लड़ाई हो। लंबी लड़ाई में सर हम मानसिक रूप से भी हम तैयार हैं और मानसिक रूप से हमारी तैयारी लगातार बनी रहेगी। उसके साथ में हमको जो शासन की तरफ से लगातार अनवरत प्रयास करके कैपेसिटी इंक्रीजिंग एनहांसमेंट के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं सर, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से संतुष्टि जताते हैं सर। और इसमें जो पब्लिक के लिए अभी तक हम लोग को कोई इस तरह की चीज़ नहीं देखने को मिली कि हम बहुत मतलब कोई गलत तरीके से या कोई अव्यवस्थाओं के शिकार हुए हों लोग, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला सर। और इसके लिए मैं शासन का आभार व्यक्त करता हूं कि सारी जो व्यवस्थाएं हमने बनाई है उसको समाज के लिए उपयोग में हम लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में सर मैं आपके माध्यम से और सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय हैं सर, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनाने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग पे अभी भी स्ट्रेस देना पड़ेगा। मास्क लगाएं लोग, क्योंकि आज की तारीख में मास्क ही वैक्सीन है और वैक्सीन आने में अभी बहुत समय लगेगा। तो इसलिए सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों जो बेसिक प्रिंसिपल है महामारी से सांस वाली बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से अपनाएं। क्योंकि जितना समाज में इन्फेक्शन धीरे धीरे चलेगा उतने ही हमारे कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे, उतना ही हेल्थ सिस्टम पर लोड कम आएगा, हमारी समस्याएं कम होगी। भले ही लड़ाई लंबी हो, लेकिन लड़ाई को अगर योजनाबद्ध तरीके से जीता जाए तो उसमें हमें निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी। ये मेरा निवेदन है सर कि हम बेसिक प्रिंसिपल पे जुटे रहें बस। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें और मेरे दिमाग में हैं, क्योंकि आज हमसे केवल कोरोना योद्धा नहीं बाकी लोग भी जुड़ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक, अगर एंटीबॉडी बन गई, हर्ड इम्यूनिटी की आपने बात कही है, तो इस एंटीबॉडी ये कब तक बीमारी का मुकाबला करेगी, कितने लंबे समय तक, इसमें कोई रिसर्च या निश्चित कोई चीज़ पता है? एक तो ये थोड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि अब लड़के आ गया हूँ लेकिन आखिर कब तक, एक बात। और दूसरी बात, जो वैक्सीन और बाकी चीज़ों के जो प्रयास हो रहे हैं, अब तक की जानकारी मैं जानता हूँ कोई निश्चित जानकारी अभी बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कब तक लगता है, कब तक ये संभावना है कि दुनिया में हमारा देश हो? बहुत खुशी है कि हमारे वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम वैक्सीन बना लें, बाकी दुनिया के देश भी कर रहे हैं, तो कब तक संभावना है?
सर इसमें जहाँ तक साइंटिफिक लिटरेचर अभी बोलता है कि एंटीबॉडीज़ जो बन रही हैं, चूंकि ये बीमारी नहीं है सर, और अभी 6 से 7 महीने का लगभग पूरे संसार में जो है साइंटिस्ट लोगों को भी अनुभव है, तो एंटीबॉडी कितने समय के लिए टिकाऊ रहेगी इसके बारे में कोई एश्योर नहीं कर पा रहा है। तो बीमार, और दूसरा सर कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं जिसमें इन्फेक्शन होने के बाद, ठीक होने के बाद वापस भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं। तो इसलिए अभी इस समय इस स्तर पर ये कह पाना मुश्किल है कि एंटीबॉडी कितने समय के लिए प्रोटेक्टिव रहेगी। निश्चित रूप से सर वैक्सीन में कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत में भी कई सारे ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, और वैक्सीन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 2021 में हमें सुखद परिणाम मिले, क्योंकि वैक्सीन का रिजल्ट देखने में भी 6 से 8 महीने या 9 महीने का समय तो देना पड़ेगा सर। लेकिन जिस तरह से अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई सर, तो इस बारे में कोई निश्चित रूप से कुछ हम नहीं कह सकते। और इसीलिए सर जो बार बार चीज़ आ रही है, मीडिया के माध्यम से भी आ रही है, हम लोग, आप लोग सब अपील कर रहे हैं कि मास्क ही वैक्सीन है, ये हमारा फॉर्मूला होना चाहिए सर इस समय और आगे के लिए भी। मास्क ही वैक्सीन है, ये पूरा प्रदेश नोट कर ले, मीडिया के मित्रों तुम भी नोट कर लो, क्योंकि इसको सर्कुलेट करना जरूरी है कि इस समय तो मास्क ही वैक्सीन है और इसी के सहारे हम इस बीमारी से अपने आप का बचाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जबलपुर जुड़ा क्या? जबलपुर जुड़ गया है सर, जबलपुर हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि देवास भी जुड़ गया है सर। डॉक्टर लोकेंद्र दवे का आना बड़ा शुभ हुआ है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जबलपुर से हमारे डॉक्टर साहब मुखातिब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, जबलपुर से कौन जुड़े हैं डॉक्टर? नमस्कार सर, मैं कर्मवीर बोल रहा हूँ सर। डॉक्टर साहब यहाँ पर है सर। कर्मवीर, तुम भी ढंग से कर्म करते रहो, कलेक्टर हो आप, क्योंकि जबलपुर में कर्म की ज्यादा जरूरत है इस समय। पूरे मनोयोग के साथ लगाओ सर, आपके आशीर्वाद। पूरे मनोयोग के साथ जुटे रहे। मैं डॉक्टर अमजद बोल रहा हूँ जी सर। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे मैं पूछ रहा था कि शुरुआत हुई जबलपुर से, पहला पेशेंट जबलपुर में मिला जी सर, और मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले ही जबलपुर में पॉजिटिव केस आ चुका था जी। तो वहां जब पहला पेशेंट मिला तो और उसका इलाज शुरू किया तो क्या लगा आपको, अनुभूति कैसी थी? क्योंकि हमारे प्रदेश में तब तक कोई पेशेंट नहीं थे। जी सर, जैसे कि सभी सब जानते हैं कि कोरोना मरीज आने के पहले प्रदेश में डर बहुत पहले आ गया था, तो हम लोग सब लोग पहले से तैयार रहते थे, और जैसे ही पहले केस की खबर मिली तो सब जगह हड़कंप जैसा मच गया। मेरी उस दिन नाइट ड्यूटी थी कैजुअलिटी में, तो मैंने देखा कि करीब करीब जहाँ से पेशेंट आया था उस क्षेत्र के 150 लोग कैजुअलिटी के बाहर खड़े हुए थे। वो ये डरे हुए थे, उनके चेहरों पर डर के भाव थे कि हमारी दुकान उनके बाजू में है या हम उनसे मिलना जुलना था, तो हमारा भी टेस्ट कर दो, कहीं हम ना हो गए हों। तो वो परिस्थिति झेलने में हमारे कलेक्टर सर ने बहुत मदद की थी उस रात की। वो रात घटना थी, पर हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था। सब लोगों की जांच भी दूसरे दिन से सभी से करने चालू कर दिए थे सर। अच्छा, अब जबलपुर में कोई डर तो नहीं है? डॉक्टर्स की टीम में, पैरामेडिकल स्टाफ में? क्योंकि कोई अभी कोई डर नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके निर्देशानुसार बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब बीच में बड़ी संख्या में पॉजिटिव प्रकरण आए जबलपुर में, और हमारे पास क्षमता कम थी जबलपुर की। हमारे मंत्री जी भी, विश्वास जी, ACS सारे वहाँ पहुँचे, और मेरी भी लगातार चिंता यही रहती कि जबलपुर में बेड्स कैसे बढ़ें, हम और बिस्तरों की संख्या कैसे बढ़ाएं। ऐसे में अब व्यवस्थाओं के क्या हाल है, और कोई डर तो नहीं लगता कि इतने पेशेंट बढ़े, अब क्या होगा? नहीं सर, विश्वास सर अभी पिछले हफ्ते आए थे, हम लोगों की उनके साथ बात हुई थी कलेक्टर सर के साथ में, उन्होंने भी संतोष जताया था व्यवस्थाओं से। और अभी सर सुखसागर जो अस्पताल है वहाँ पे चालू कर दिए हैं सर, फिर से नया कोविड डेडिकेटेड कोविड सेंटर बना दिया। अब पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट है डॉक्टर साहब, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है निपट लेंगे जबलपुर में भी महामारी से? जी सर, आपके निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन में कॉन्फिडेंस रहेंगे हम लोग। लेकिन अपनी टीम बढ़िया काम कर रही, कहीं तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जबलपुर को भी प्रणाम और बधाई भी। अंतिम बात देवास से और करके फिर सर देवास चल रहे हैं सर, देवास चल रहे हैं सर। देवास में सुश्री शीतला पटले जी, CEO जिला पंचायत देवास। शीतला बेटी, लगातार देवास में इंदौर के साथ साथ ही पॉजिटिव प्रकरण आना शुरू हुए, क्योंकि मैं तो लगातार 24 तारीख से समीक्षा कर रहा हूँ, और वैसे में बड़ी सक्षमता के साथ आपने, देवास की टीम ने मुकाबला किया। तो
पहले मैं शीतला आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरू में जब प्रतिरोध बहुत होता था और इंदौर में तो पथराव तक हो गया था, जब हमारा पैरामेडिकल स्टाफ के लोग गए थे वहाँ पॉजिटिव पेशेंट्स थे तो उनके सैंपल लेने, आपने कैसा महसूस किया देवास में? सर देवास में शुरुआत में सर ये स्थिति निर्मित बहुत एक दो जगह पे ही हुई सर, अदरवाइज नहीं हुई थी सर। हम लोगों ने ये किया था सर कि जहाँ भी कंटेनमेंट एरियाज बनते थे वहाँ पे हम लोगों ने अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी उनके साथ जनप्रतिनिधियों को शामिल करके और एनजीओ के लोगों को सर शामिल कर लिया था सर। एक आध जगह ऐसी स्थिति निर्मित हुई सर कि हमारी तहसीलदार को गाली दे के किसी ने भगा दिया या हमारे डॉक्टर की शर्ट गई, तो हमने वो कुछ कहीं तो सख्त रवैया कहीं पे नर्म रवैया का जो बैलेंस बनाना पड़ा सर। जैसे कलेक्टर सर ने बुला के दोनों महिलाओं से बात कर ली, उनको प्रेम से समझा दिया, इस तरीके से करके निकाल दिया सर। तो ये बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट उस तरीके का नहीं हुआ था सर देवास में सुबह। लेकिन अब कहीं कोई प्रतिरोध कोई विरोध कहीं है या सब लोग अब सहयोग करते हैं? सर अब तो सहयोगात्मक रवैया थोड़ा बढ़ गया है सर, स्पेशली जब से होम आइसोलेशन पे फोकस आया है सर। तो लोगों को ये है कि अगर हम ठीक बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत खराब नहीं है तो हमें होम आइसोलेट रहने दे दिया जाएगा सर। तो सैंपल में भी मदद कर देते हैं सर। इनफैक्ट हम लोग जब अपनी डीसीसीसी से उनको कॉल लगाते हैं सर तो वो सुबह शाम कॉल भी बहुत प्रेम से और अच्छे से अटेंड करते हैं सर। कई बार कलेक्टर सर ने, हमने इवन कमिश्नर सर ने डायरेक्टली वहाँ बैठ के भी कॉल लगवाए हैं सर। तो लोग सपोर्टिव रहते हैं सर। तो आप कॉन्फिडेंट है कि पूरी तरह से नियंत्रण कर पाने में, क्योंकि डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ का काम तो है ही, वो कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी और हमारे पुलिस के साथी भी एक दिन में अलग रेवेन्यू अमले से और पुलिस के मित्रों से अलग एक बार हम बात करेंगे और उनके सम्मान का कार्यक्रम हम अलग से रखेंगे, वो भी जरूर रखेंगे हम, क्योंकि हमारे जवानों ने भी जान गंवाई है। और लेकिन आज हमने सोचा कि डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ इससे हम शुरू करें, उनका कार्यक्रम भी हम अलग से रखेंगे, लेकिन आप लोगों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करूं, इससे पहले मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करना चाहता हूं कि आपने व्यक्तिगत तौर पे इनिशिएटिव्स लेते हुए जो डिजिटल सर्टिफिकेट इन कोरोना योद्धाओं के लिए जारी किए हैं वो हमने सर आज से जारी करना शुरू कर दिए हैं और सभी ज़िला चिकित्सक जो विभाग हैं वहाँ से और मेडिकल कॉलेजेस से प्रॉपर चैनल से उनके नाम आ रहे हैं सर, और फिर आपके द्वारा जारी सर्टिफिकेट उनको डिजिटली डिलीवर किए जा रहे हैं सर। तो जो लोग अभी तक नहीं भी भेज पाए नाम, वो प्रक्रिया सतत जारी रहेगी सर। अब सादर आपसे निवेदन है सर, आप संवाद आरंभ करें सर। मेरे साथ कोरोना योद्धाओं की सेवा के सम्मान में उपस्थित मेरे मंत्री द्वय आदरणीय विश्वास सारंग जी, भाई प्रभुराम चौधरी जी, और हमने बचपन में पढ़ा था जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो कोरोना जानने के लिए जरूरी थी कि कोरोना हो ही जाए तो समझ लें कोरोना क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको हो जाए, सावधानी तो बहुत रखी लेकिन हो गया। सबसे पहले तो एक मंत्री के बाद मुख्यमंत्री गया, लेकिन इसके बाद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी, मैंने कहा था पीपी किट पहन के वार्ड में जाते थे, लेकिन खुद भी संक्रमित हुए और बाद में हमारे युवा साथी जो लगातार काम कर रहे हैं विश्वास सारंग जी भी संक्रमित हुए। तो मेरे दोनों मंत्री साथीगण, लेकिन सुलेमान आपको नहीं होना है भाई, ये सावधानी रखा करो, क्योंकि लगातार पल पल की जानकारी, स्ट्रेटजी बनाना, रणनीति बनाना, चाहे निशांत हो, चाहे संजय हो, छवि हो, सलोनी हो, एक अलग टीम पूरी की पूरी बनी हुई है जो लगभग रोज मेरे साथ बैठती है। हमारे सीएस और पीएस कई लोग उसमें जो यहां से करते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे सामने बैठे आप सब भाइयों और बहनों और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे हैं। मैं सचमुच में दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। ये मेरे मन की अभिव्यक्ति है, ये मेरी वाणी नहीं है, ये मेरे हृदय के भाव है। आपके बिना इस महामारी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी ने जो कहा, मैंने बचपन से पढ़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई,
दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अच्छा, सामान्य भलाई में तो कुछ नहीं लगता, कई लोगों का दिल करता कि करना चाहिए। हमने ऐसे उदाहरण बहुत देखे हैं। किसी को दिखाई ना देता हो और सड़क पार करना चाह रहा हो, हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दो। इसमें अपने 2 क्षण लगते हैं, लेकिन अपना कुछ बिगड़ता नहीं है। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। तो सामान्य बीमारी का इलाज भी बहुत बहुत बड़ी बात है, उसमें भी कोई डर नहीं है, क्योंकि बाकी बीमारी ऐसी कि ठीक है। डॉक्टर और हमारी नर्स बहनें, पैरामेडिकल स्टाफ, ना दिन होता है ना रात होती है, आमतौर पर भी इमरजेंसी है तो दिन और रात काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अनुभव ऐसा नहीं था। एक बात की श्योरिटी थी कि इसकी बीमारी मुझे नहीं लगेगी। टीबी जैसी बीमारी फैलती थी, संक्रमण फैलाती थी, लेकिन डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के बचने के उपाय भी थे। ऐसा नहीं था कि टीबी पेशेंट को देख लिया तो हम भी खुद भी टीबी के रोगी हो जाएंगे। लेकिन एक अलग तरह की बीमारी, महामारी आई, जिसके बारे में दुनिया में आज तक किसी को पता नहीं क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा। आज तक यह भी पता नहीं है कि यह मैन मेड है या प्राकृतिक है। जिस तरह की शंका प्रकट की जा रही है, अभी तो ये यही नहीं खोज पाए कि चीन में पैदा तो नहीं कर दी गई है। इसका स्वरूप क्या होगा, इंदौर में क्या होगा, भोपाल में क्या होगा। कई बार जब मैं समीक्षा करता था तो अजीब सी बातें आती थी कि यहां इसकी तीव्रता ज्यादा है, यहां वायरस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, यहां कम इफेक्ट कर रहा है। कई बार पहले लगता था इम्यूनिटी जिनकी कम है तो गरीबों में ज्यादा होगा, झुग्गी झोपड़ियों में ज्यादा होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि अमीरों में ज्यादा हो रहा है। अब देश भर के उदाहरण देखेंगे तो पास कॉलोनी में फैला, फिर इंदौर में पहले स्लम्स में और बाद में फिर पास कॉलोनीज में, मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में। आज तक कोई ठिकाना इसका नहीं है। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल अनुमान के आधार पर लड़ रहे हैं। वह दूसरी शब्द में कहूं तो अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं, कहीं दे दो फलानी गोली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अपनी जान भी हम जोखिम में डालते हैं। अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते एक नहीं कई डॉक्टर चले गए, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग संक्रमित हो गए। उनमें से कई ने जाने गंवा दी, पुलिस के साथ ही चले गए हमारे। मैं सचमुच में इस अदम्य साहस को, या शुरू में जब आई तो लगता था पीक आ जाएगा चली जाएगी, पीक आ जाएगा चली जाएगी। अब तो ठिकाने नहीं पीक आएगी कब। हाँ, पहले दिल्ली से उम्मीद बंधी कि दिल्ली में अब कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए। पीक आ गई, अब संख्या घट रही है। एक बार 1000 तक मैं तो पूरे देश का देखता हूं, आंकड़े तो हम सबके देखते हैं, मध्य प्रदेश कहाँ है, देश कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है। तो घटते घटते फिर बढ़ गए। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने आप को दांव पे लगा के आप जो काम कर रहे हैं वो मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व काम है। मित्रों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पूरे प्रदेश की 60 करोड़ जनता की। कोई ठिकाना नहीं काम करते करते क्या होगा। मैं स्वयं पेशेंट रहा हूं, पीपीई किट में जकड़े हुए। डॉक्टर देशमुख मेरे साथ रहे, डॉक्टर कृष्णा रोज आते रहे, यादव नर्स बिटिया थी। अब वो पीपीई किट में जकड़े हुए। अब बाकी लोगों से कहते मास्क क्यों नहीं लगाते, तो कहते हैं वो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इसलिए थोड़ा हटा लेते हैं। लेकिन उस किट में जकड़े हुए, एक एक नहीं डबल ट्रिपल मास्क लगाए, दिन में 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे
गर्मी की चिपचिपाहट में, बहता हुआ पसीना, भयानक दिक्कतें, उसमें हिम्मत बनाए रखते हुए पेशेंस रखना, पेशेंट्स को ठीक से देखना, उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना, यह मानवता के इतिहास की एक अनोखी घटना है जो आपके समर्पण को प्रदर्शित करती है। पीड़ित मानवता की सेवा का ऐसे उदाहरण हमने कभी सुना था कि दधीची थे जिनने अपनी हड्डियां दान कर दी थी। राजा शिवी थे जिनने कबूतर के बराबर मांस निकाल के अपना मांस दे दिया था कि देखो इसको मत मारो। लेकिन आज अगर दधीची के उदाहरण को अपने जीवन में आपने उतार के अपनी जिंदगी दांव पे लगा के सेवा की है तो वो आप हैं, आप। और नहीं तो क्या होता। सरकारी प्रयास अपनी जगह है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मेरे मित्रों ने बताया आपको, अब हमने ऐसा साल ही नहीं देखा। मैं हर साल में 2 बार 4-4 दिन की छुट्टियां लेता हूं। एक ईयर एंड पे कुछ धार्मिक स्थान जाता हूं, शिरडी में नया वर्ष मना के शनि सिंगणापुर और त्रंबकेश्वर होके लौटता हूं, और एक आध पिकनिक स्पॉट चला जाता हूं। साल का स्वागत बड़े उत्साह से करते थे, किया तो इस साल भी उत्साह से था। फरवरी आते आते धड़कनें बढ़ी, मार्च आते आते आशंकाएं बढ़ी, और अप्रैल आते आते तो ऐसा जूझना पड़ा, एक पल चैन से नहीं गया। अब इतने पेशेंट कोरोना के, अब इतने पेशेंट कोरोना के। और तब जब आपने नफरत की आग भी झेली, अब शुरू में तो सैंपल ही नहीं देते थे लोग। अगर आशंका है तो क्वारंटाइन कर दो तो पत्थर पड़े। नर्स बहनों का क्या दोष, डॉक्टरों का क्या दोष। आपने पत्थर खाए, आपने गालियां खाई, आपने नफरत सही, और इलाज करते करते अगर कोई पेशेंट चला जाए तो आपने ऐसे परिजन भी देखे जिनने पूरा दोष डॉक्टर के मत्थे मर दिया। कभी कार तोड़ दो, कभी पत्थर बरसा दो, कभी गालियां दे दो, लेकिन इसके बाद भी आपने धैर्य बनाए रखा। और इसलिए मन में विचार आया हमारे कि अगर ऐसे कोरोना योद्धाओं का स्वागत हमने नहीं किया तो कृतज्ञ होगा समाज। अरे हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आभार तो प्रकट कर दें, धन्यवाद तो कम से कम दे दें। इसलिए मुख्यमंत्री के नाते मैं महसूस करता हूं कि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपका सामाजिक अभिनंदन करूं। यह आपका कर्ज उतारने का विनम्र प्रयास है, और इसलिए आज का कार्यक्रम हमने आयोजित किया। आपने भारतीय संस्कृति का बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे यहां कहा गया है वसुदैव कुटुंबकम, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है। आपने तो सबको ही अपना परिवार मान लिया, पेशेंट को मान लिया। वो दृश्य देखे मित्रों मैंने, जब बाप अगर डॉक्टर था और कई दिनों के बाद घर पहुंचा और दूर खड़ी बिटिया ने बाहें फैला के दौड़ के अपने पिता के गले लगना चाहा तो पिता ने मना कर दिया, आंखों से आंसू टप 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 के, लेकिन अपनी बेटी को गले नहीं लगा पाया। कहां मिलते हैं ऐसे उदाहरण। कार को घर बना लिया, 3-3 महीने कार में सोए, गेस्ट हाउस में रहे, होटल में रहे, काम करते करते संक्रमित हो गए। ये कहना जितना सरल है, करना उतनी कठिन है।
आपने मान लिया आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा मैं हूं वैसे ये है, इसकी जिंदगी में बचाऊंगा। सबके सुख के लिए अपने आप को दांव पे लगाया। और इसलिए आज मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। वो प्रमाण पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होगा। आपकी सेवाओं के प्रति हमारा विनम्र धन्यवाद होगा। एक नई बड़ी लकीर खींची आपने सेवा की, जो दूसरों को प्रेरणा देगी। और ये कर्मकांड मात्र नहीं है, ये हम बेचैन थे, करें क्या ऐसे लोगों के लिए। कोरोना है, बजट का संकट है, खजाने में पैसा नहीं है, टैक्स आ नहीं रहा है, आर्थिक गतिविधियां अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन इलाज की व्यवस्थाएं भी बनाए रखना है, इन व्यवस्थाओं को बढ़ाना भी है। लेकिन व्यवस्था के प्राण तो आप हैं, इसलिए धन की कमी नहीं आने देंगे, ये संकल्प है हमारा। कोई कमी नहीं आएगी, आप उसकी कोई चिंता ना करें। इन व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अभी भी बहुत काम करना है। रोज हम समीक्षा करते हैं, जबलपुर में इतने बेड बढ़ाने, शहडोल में इतने बेड बढ़ाने, यहाँ पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में इतने बढ़ा दो, जिला अस्पताल में इतने बढ़ा दो, प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करो, उनमें बिस्तरों की संख्या कैसे बढ़े। प्रयास तमाम होंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुझे मेरा विश्वास है, मैं कहता भी हूं जहाँ चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है। इसलिए लड़ेंगे इस महामारी से। अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मुसीबत में भी नया गीत गाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था में सरकार कसर नहीं छोड़ेगी। इस आपदा को भी प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर में बदलने का फैसला किया है। मैं इस मौके पर अगर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन न करूं तो यह भी न्याय नहीं होगा। जिस साहस के साथ हिंदुस्तान ने मुकाबला किया पहले दिन से, लॉकडाउन, लोग कहते लॉकडाउन से क्या हुआ, अरे लॉकडाउन नहीं होता तो ये व्यवस्था बना ही नहीं पाते। कहां से बिस्तर लाते, कहां से अस्पताल लाते, कहां से ऑक्सीजन बेड लाते, कहां से आईसीयू बेड लाते, करते क्या हम एक साथ पेशेंट आ जाते। तो इतना मौका मिल गया कि हमने व्यवस्थाएं खड़ी कर ली। और जिस सूझबूझ से प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया है, और कोरोना वॉरियर्स के लिए उनके दिल में जो स्थान है, ढोल बजाओ, थाली बजाओ, ये इससे मिला कुछ नहीं, लेकिन उत्साह तो मिला। मन में लगा तो कि सारा देश आज हमारा सम्मान करना है, और कुछ ना मिले, समर्पण के बदले अगर थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो मन में लगता है कि जो किया वो सार्थक हुआ। उसकी पहल प्रधानमंत्री जी ने की, और आज हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब मैं भी नहीं डरता। पहले डरता था कि मरीज कितने, रोज सोचते थे कितने आ गए, कितने आ गए, कितने आ गए, सवेरे फोन, शाम को फोन, समीक्षा बैठक। लेकिन अब विश्वास है कि कोरोना के साथ अभी तो जीना है। मास्क की वैक्सीन है, और काम तो ही करना है। नंबर 1, एजुकेट करने की कोशिश करनी, जन जागरण लगातार चलता रहे, क्योंकि सावधानी रखी तो कोरोना नहीं होगा। हो गया और तत्काल इलाज कर लिया तो ठीक हो जाएंगे। एक तरफ 100 साल से ज्यादा उम्र के हमारे बुजुर्ग कोरोना को मात दे के चले गए, मात दे के जीत गए। लेकिन हमने ऐसे दुस्साहसी भी देखे, ये नहीं अरे क्या होता है कोरोना में, गए नहीं। बाद में संक्रमण लंग्स में चला गया, फेफड़ों में फैल गया, तो 28 और 32 साल के नौजवान भी देखते देखते दुनिया से चले गए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं
कोरोना वॉरियर्स की तरफ से अपील, लापरवाही मत बरतिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग मत भूलिए। और मास्क भी मैंने देखा कि चेहरे पे कम लगता है, गले पे ज्यादा लपटा लेता है। कुछ लोग दाढ़ी में लगाए रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मिलते हैं तो निकाल लेते हैं बात करते समय। जब सबसे ज्यादा लगाने की जरूरत है तब अकेले में लगाए रहे, और कोई आया तो निकाल के बात करने लगे। अब यह असावधानी घातक है। आप स्वयं को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को खतरे में डाल रहे हैं, मित्रों को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए मास्क लगाए रहिए, दूरी बनाए रहिए, हाथ साफ बार बार कीजिए। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और कोरोना योद्धाओं को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, सावधान भरपूर रखें, सावधानी भरपूर रखें। आप हमारे लिए अमूल्य हैं, आपके बिना हम लड़ेंगे कैसे? ऐसे ही मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मेडिकल कॉलेज कम थे, डॉक्टर्स की संख्या कम थी, अब तेजी से बढ़ा रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ हमारा अब बढ़ रहा है, लेकिन आपका सुरक्षित रहना हमारे लिए जरूरी है। आप सावधानी रखें, आप सावधानी रखवाएं भी। पेशेंट को डिस्चार्ज करते समय निर्देश देते हैं, वह प्यार से और सख्ती से दें। लड़ेंगे इस बीमारी से और जीतेंगे। मानवता के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए जब लगता है कि सब गया, लेकिन फिर कहते हैं शताब्दी में शायद एक आध बार ऐसा होता है। 101 साल पहले प्लेग या काला बुखार, ऐसी महामारी आई, उन पर नियंत्रण पाया गया, पाएंगे इस पर भी, लेकिन कब पाएंगे इसका ठिकाना नहीं है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था। रामायण राम रावण का युद्ध भी कुछ दिनों तक ही चला था। पाकिस्तान को कुछ दिन में ही ढेर कर दिया था। लेकिन कोरोना कितने दिन चलेगा इसका ठिकाना ही नहीं है अभी। लड़ाई लंबी है, रणनीति सटीक होनी चाहिए। धैर्य के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, सावधान और सतर्क रहते हुए और उत्साह से भरे रहते हुए। घबराना नहीं है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हिम्मत से लड़ते रहना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मैं, मेरी टीम और ये सरकार और मध्य प्रदेश की जनता हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहेगी। हर कदम पर मिलकर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। एक दिन तो आएगा, कोरोना की वैक्सीन होगी। इस महामारी को हम समाप्त करने में सफल होंगे। आइए तब तक इसी संकल्प के साथ कि हम दूसरों को इस बीमारी से मरने नहीं देंगे, बचाएंगे। हम आगे बढ़ते रहे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस आपदा को अवसर में बदल के एक नया मध्य प्रदेश गढ़ के आपको देंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके लिए भी हम दिन और रात काम कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के एक बार आपको, पूरे प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय शुक्ला जी को कि वो आपके तथा सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार के 2 शब्द कहें। डॉक्टर संजय शुक्ला। कोविड-19 महामारी जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे गर्व है कि हम इस चुनौती से निर्भीक होकर लड़ रहे हैं और इस युद्ध के लिए सभी आवश्यक संसाधन, औषधियाँ, उपकरण, सामग्री व अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाएं समस्त नागरिकों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। लॉकडाउन के समय में भी जब देश कुछ समय के लिए थम सा गया था, चिकित्सा शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी
प्रथम पंक्ति के योद्धा स्वरूप अडिग रहे। इसी कर्तव्य परायणता व निश्चल सेवा भाव का परिणाम है कि हमारे प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और हमारी व्यवस्थाओं ने हमें आत्मनिर्भरता प्रदान की है। मैं आभारी हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता कुशल नेतृत्व के कारण हम इस चुनौती को नियंत्रित करने में सक्षम हुए। उनकी सजग निगरानी, दैनिक समीक्षाओं से समस्त विभागों में आवश्यक सतर्कता व समन्वय स्थापित हो सका है। आज उनके कीमती पलों में से हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए उन्होंने समय निकाला है। उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से हमारे सभी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और सपोर्ट स्टाफ का मनोबल बढ़ा है और निश्चित ही इस कठिन घड़ी में हम उनके उत्साहवर्धन से और बेहतर कार्य करने में सक्षम होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का, जिनके प्रगतिशील दृष्टिकोण के चलते चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने हमेशा अग्रणी रहकर हमें कोविड-19 की जंग में सफल बनने का हौसला प्रदान किया। चिकित्सकों व समस्त मैदानी अमले के साथ सीधे संवाद कर समस्याओं का सरल समाधान व संभव रणनीतियों पर अमल करने की प्रेरणा दी। मैं आभारी हूं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, जिन्होंने विभागीय प्रमुख होने के नाते हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया। उनके सानिध्य में हमारा विभाग और सशक्त एवं सेवा प्रदायगी हेतु कटिबद्ध हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं संक्रमित हुए, परंतु अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प से उन्होंने अस्पताल से भी हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं आभारी हूं मंचासेन ACS महोदय का, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का और लिंक से जुड़े सभी अतिथियों का, जिन्होंने अपने मूल्यवान समय में से हमारे कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने हेतु समय निकाला और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हमारा साथ दिया। अंत में मैं स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग के क्लिनिकल व प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी एकजुटता के कारण हम इस गुणवत्ता पर पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में सुनिश्चित कर पा रहे हैं। हमने यह कर दिखाया है कि समस्या कितनी ही बड़ी या विकराल क्यों ना हो, हमारे विभागीय दल हर मुश्किल का सामना करते हुए हमेशा प्रदेश की सफलता के लिए जुझारू रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देते हुए विश्वास दिलाता हूं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ समर्पित रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय गोयल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार वक्तव्य के लिए। एक बार हम पुनः दोहरा दें सभी जिला चिकित्सा विभाग तथा मेडिकल कॉलेजेस के लिए कि आप कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए उनके नाम तथा उनके जो संवर्ग हैं, उनका जो पद है, उसकी जानकारी भेजें और हम आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भेजेंगे जो आप वहाँ